तो चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कश्मीर में हो रही बर्फबारी की कर लेते हैं। मैदानी इलाकों में भरे ही गर्मी बढ़ रही हो, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। कश्मीर में राजौरी से लेकर पुंछ और गुलमर्ग तक जबरदस्त बर्फबारी है। जी हाँ, देखिए कश्मीर पहुंचे सैलानियों के लिए ये मौका किसी शानदार लम्हे से कम बिल्कुल नहीं। बर्फबारी के बीच सैलानी जमकर मस्ती कर रहे हैं, इस खुशनुमा मौसम का मजा ले रहे हैं। हर साल कश्मीर में खासतौर से फरवरी का महीना भारी बर्फबारी वाला शायद ही कभी रहा हो, मगर जाती सर्दी और फरवरी के महीने में ये सफेद चांदी जैसी कुदरती नेमत ही है जिसकी खूबसूरती के चर्चे दुनिया जहां में होते रहे हैं। इसलिए जन्नते कश्मीर को नजदीक से निहारने के लिए देसी विदेशी सैलानी यहाँ का रुख कर रहे हैं। वैसे तो कश्मीर में हर साल दिसंबर जनवरी के दरमियान ही बर्फ गिरकर पूरी वादी को अपने आगोश में ले लेती है, मगर इस बार जब वक्त पर बर्फबारी नहीं हुई तो घाटी में रहने वालों के चेहरे पर उदासी थी। फरवरी में ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी से घाटी में ठंडक लौटी भी है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि ये बर्फबारी और ठंड अगर अभी और रहेगी तो उनके बागानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। रिसेंटली जो बर्फबारी पड़ी है उतनी भी नहीं पड़ी है जितनी जो पहले हुआ करती थी, लेकिन अब जो गिरी है उसमें सर्दी में भी थोड़ी कमी आ गई है, और अगर और ज़्यादा गिरती तो हमारे बागात वगैरह उनके लिए ये ठीक रहता है। फिलहाल तो अचानक करवट लिए मौसमी मिजाज ने पूरे कश्मीर का मौसम ही बदला बदला सा कर दिया है। जहाँ तक नजर दौड़ाई जाए बर्फ का साम्राज्य ही नजर आ रहा है। पेड़, सड़क, कार, सब कुछ बर्फ से ढका हुआ है। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं पुंछ की। बर्फबारी का ये सीन खूबसूरत जरूर है। भारी बर्फबारी ने यहाँ के रास्तों को बिल्कुल सफेद चांदी की तरह कर दिया है, जिसके बीच मौज मस्ती भी खूब हो रही है। लेकिन इस बर्फीले माहौल की अपनी दुश्वारियां भी हैं। जगह जगह रास्ते बंद हैं, लोगों के साथ गाड़ियों की आवाजाही भी बमुश्किल हो पा रही है। इसलिए इन बर्फीले रास्तों को बहाल करने के लिए मशीनें काम पर लगी हुई हैं। वहीं राजौरी में आने वाले कोटनाका में तो ताजा पड़ रही बर्फ ने सैलानियों को सरप्राइज दे दिया। इनके चेहरे की रौनक बता रही है कि स्नोफॉल ने उनके दिन को यादगार बना दिया है। हम यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे तो पता चला स्नोफॉल हो रही है। हम एंजॉय करने के लिए आगे बहुत मजा आ रहा है। अमेजिंग व्यू है, लाइव स्नोफॉल देखने को मिल रही है। आई कांट एक्सप्रेस माय वर्ड्स। देर से ही सही वादियों के मौसम ने सर्दियों की रौनक लौटा दी है। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच चहल पहल है। सैलानियों की तो मौज ही मौज है। जाहिर है पर्यटकों को हर साल ऐसी बर्फ का बेसब्री के साथ इंतजार रहा है, और उससे भी ज्यादा यहाँ के लोगों के लिए ये बर्फ जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का आधार है। यही वजह है कि बर्फ देखकर कश्मीरियों की खुशी को लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। सर्द मौसम ने फिलहाल कश्मीर के मिजाज को खुशनुमा बना दिया है। बर्फ की ये खुशबू ही जहां सैलानियों के चेहरे खिला दे रही है, तो वहीं लोकल्स को भी कारोबारी लिहाज से मजबूत कर रही है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और कश्मीर में बर्फबारी के बीच आपको बता दें विंटर स्पोर्ट्स का भी लोग जमकर मजा ले रहे हैं। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो बर्फ के बीच स्कीइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे उमर स्कीइंग का मजा लेते दिख रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर इस तरह के 2-3 वीडियोज शेयर किए हैं। एक तो इससे अंदाजा भी आपको होगा कि कितनी बर्फबारी हुई है, क्योंकि आपको बता दें खास करके स्कीइंग के लिए आपको अच्छी खासी बर्फ चाहिए, तभी जाकर के आप उसमें स्कीइंग कर सकते हैं। तो ये जो टूरिस्ट थे, पर्यटक थे और यहाँ के जो लोग, उनको भी चिंता थी कि अगर ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई तो स्कीइंग नहीं हो पाएगी। लेकिन अब आप देख सकते हैं गुलमर्ग का नजारा। कश्मीर में मौसम खुशनुमा है तो हर कोई उसका लुत्फ उठा रहा है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी इन दिनों वादी कश्मीर में हैं। मौसम का मजा तो ले ही रहे हैं, साथ ही क्रिकेट खेलते भी नजर आ रहे हैं।
आपने सचिन को क्रिकेट पिच पर बल्लेबाजी करते तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन जब कश्मीर में सचिन स्थानीय लोगों को गली क्रिकेट खेलते देखा तो उन्होंने भी बल्ला पकड़ लिया और अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाया। सचिन को अपने बीच पाकर फैंस बेहद खुश नजर आए। गुलमर्ग की गलियों में मास्टर ब्लास्टर को यूं बल्लेबाजी करते देख उनके फैंस खुशी से भर उठे। जिस बल्लेबाज को वो क्रिकेट पिच पर चौके छक्के जड़ते देखते आए थे, उसे गली क्रिकेट खेलते देख फैंस की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। सचिन तेंदुलकर इन दिनों अपनी पहली कश्मीर यात्रा पर हैं। गुलमर्ग में सड़क से गुजरते हुए जब उन्होंने लड़कों को क्रिकेट खेलते देखा तो खुद को रोक नहीं पाए। हम खेले, गाड़ी रोकी और सीधे पहुंच गए क्रिकेट खेलने। सचिन को अपने बीच पाकर लोग खुशी से झूम उठे। सचिन ने सबसे अच्छे गेंदबाज को बॉल डालने कहा और दनादन शॉट मारना शुरू कर दिया। कभी सामने तो कभी विकेट के पीछे सचिन ने शॉट मारकर सारे खिलाड़ियों को फील्डिंग पर लगा दिया। सचिन ने गेंदबाज को आउट करने की चुनौती दी और वो आउट कर सके इसके लिए बल्ले को उल्टा पकड़ लिया, लेकिन सचिन ने बल्ले के हैंडल से भी शॉट मारकर दिखा दिया कि क्रिकेट के भगवान को ऐसे ही नहीं कहे जाते। एक ओवर खेलने के बाद सचिन ने लोगों के साथ सेल्फी लेकर उन्हें यादगार तोहफा दिया। सचिन तेंदुलकर ने स्थानीय बैट फैक्ट्री की यात्रा भी की और बताया कि कैसे कश्मीर से उनका गहरा कनेक्शन है। सचिन ने बताया कि उनकी बहन सविता ने उन्हें पहला बैट कश्मीर विलो का दिया था। मेरा लाइफ का पहला बैट कश्मीर विलो का, यहाँ से मुझे मेरी बड़ी बहन लेके आई थी और मेरी वहाँ मेरी पहली बैट थी, इसलिए मुझे आना था और देखना था। सचिन ने बारीकी से बैट फैक्ट्री में रखे बल्लों का मुआयना करना शुरू किया। सचिन ने बैट देखकर बताया कि उनके सबसे पसंदीदा बल्ले केवल 5-6 ग्रेन के हैं। सुनिए सचिन की ये बातचीत। ये ग्रेन सभी ग्रेन्स के बात करते हैं, मगर मेरे जो सबसे अच्छे बल्ले थे उसमें हार्डली 5 ग्रेन्स थे। तो नॉर्मली सब 11-12। छोटे ग्रेन वाला शायद कम लाइफ वाला है, हाँ, मोटे ग्रेन वाला है उसका लाइफ लंबा हो सकता है। छोटे ग्रेन को क्रैक्स जाते हैं, जैसे ये आपने लगा के रखा है, नीचे से क्रैक जाने। अगर लड़के मांगते हैं कि तो लगा दो पहले से, तो ये प्रोटेक्ट करना, हम भी ये करते थे, मैं रिपेयर कर सकता हूँ। सचिन की कश्मीर की यात्रा न सिर्फ उनके कश्मीर फैंस के लिए सौगात की तरह थी, बल्कि खुद उनके लिए भी यादगार बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे आपको बता दें, सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि उत्तराखंड और हिमाचल में भी बर्फबारी खूब हो रही है। बद्रीनाथ से लेकर कुल्लू तक हर तरफ बर्फ लोगों को लुभा रही है। जो सैलानी इन इलाकों में पहुंच रहे हैं उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। जी हाँ, देखिए बर्फबारी से खूबसूरत तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं। सैलानियों को ये मौसम बेहद रास आ रहा है। वो कुदरत के इस करिश्मे के बीच में मस्ती का एक भी पल गंवाना नहीं चाहते। बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें तो और भी ज्यादा अद्भुत हैं। यहाँ 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है। पूरा मंदिर परिसर सफेदी की चादर से चमक रहा है। बर्फीली हवाओं से झूमते पेड़, चांदी की तरह चमकते पहाड़ और सड़कों पर बिछा ये सफेद कारपेट। कुछ इसी तरह कुदरत ने पहाड़ों के राजा चक्राता का श्रृंगार किया है। आलम यह है कि बिजली के खंभे और उनसे झूलती तारें तक सफेद हो गई हैं। बर्फबारी इतनी कि सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार मानो थम सी गई है। लेकिन सैलानियों को ये मौसम बेहद रास आ रहा है। वो कुदरत के इस करिश्मे के बीच मस्ती का एक भी पल गंवाना नहीं चाहते। बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें तो और भी ज्यादा अद्भुत हैं। वहां 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है। पूरा मंदिर परिसर सफेदी की चादर से चमक रहा है, जबकि वहां दुकानें, धर्मशालाएं और आश्रम सब बर्फ के नीचे समाये नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड की तरह हिमाचल प्रदेश का कुल्लू भी पर्यटकों से गुलजार है। वहां बिछी इस बर्फ पर सैलानी अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटी करने में मशगूल हैं। वहीं मौसम के तेवर को देखते हुए पर्यटकों को लगातार हिदायत भी दी जा रही है। रोड्स का जो हाईवेज मैंने आपको बताया कि रोहतांग रोड बंद है, हमारा NH 305 बंद है जलोड़ी पे, और बाकी रोड अभी ओपन है। वेदर का भी सिमिलर ही अपडेट है, तो हमारे टूरिस्ट से यही आग्रह रहेगा कि आप सेफली
जहाँ पे हैं वहीं पे रहें और ज़्यादा आउटसाइड हायर रीचेस में वेंचर आउट मत करें। इसी तरह लद्दाख का द्रास भी बर्फबारी से नहाया हुआ है। वहाँ की सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जमी हुई है। एक जगह से दूसरी जगह जाना चुनौती बन चुका है। ऐसे में वहाँ बर्फ काटने वाली बड़ी बड़ी मशीनों को उतारना पड़ा। ये बर्फ को काटकर साइड लगाने में माहिर हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और चक्राता से टीना साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो एक तरफ बर्फबारी लोगों को खुशनुमा एहसास करा रही है, वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में बर्फबारी की वजह से सैलानी मुश्किल में फंस गए। कश्मीर के गुलमर्ग में अचानक आए बर्फीले तूफान में कई विदेशी सैलानी फंस गए, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हेलीकॉप्टर की मदद से अब तक 2 विदेशी सैलानियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। फंसे हुए पर्यटकों को बचाने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। और आपको बता दें कि आज अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में रामलला को विराजे हुए लगभग 1 महीने का वक्त जो है वो हो चुका है, लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं है। बड़ी संख्या, बड़ी तादाद में आज भी राम भक्त दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। देश के हर कोने से ट्रेनें, हवाई जहाज और बसें श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या पहुंच रहे हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा से लेकर आज के दिन तक 60 लाख से ज्यादा भक्तों ने प्रभु के दर्शन किए हैं। दिव्य, भव्य, अद्भुत राम मंदिर और मंदिर में विराजे रामलला। इस अलौकिक तस्वीर को आंखों में बसा लेने के लिए राम भक्तों का रेला आज भी उतनी ही श्रद्धा से उमड़ रहा है। आज श्री रामलला को अयोध्या के मंदिर में विराजे 1 महीना हो गया, लेकिन भक्तों की आस्था कम होने का नाम नहीं ले रही है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन कर हर कोई तृप्त हो रहा है। राम जी के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। राम जन्मभूमि आया है, सुना था, आज देख लिया। दर्शन करके अच्छा ही लग रहा है, बहुत महसूस हो रहा है अच्छा, और बहुत अच्छा लगा, मन का शांति हो रहा है यहाँ के आके। दर्शन किया, कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत संतोष है, बहुत खुशी है। ऐसा ही लग रहा है हमको, तो पुनर्जन्म मिल गया है जैसा लग रहा है। बहुत आनंद हुआ हमको। राम भक्तों की आस्था का ज्वार अब भी चरम पर है। उत्साह में कोई कमी नहीं है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नवनिर्मित मंदिर में रामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के 1 महीने बाद भी अयोध्या में उत्सव सा माहौल है। लाखों भक्त नवनिर्मित मंदिर में भगवान राम की मूर्ति के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। राम मंदिर परिसर का हर कोना भक्तों से भरा पड़ा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अधिकारियों के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पहले 10 दिनों में 25 लाख से अधिक भक्तों ने मंदिर में दर्शन किए, जबकि फरवरी में हर दिन 1 से 2 लाख के बीच भक्त राम मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। अब तक मंदिर में आने वाले भक्तों की अनुमानित संख्या 60 लाख के आसपास है। 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा आ चुका है। 500 सालों के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम मंदिर में विराजे हैं, तो भक्तों की वर्षों पुरानी कामना पूरी हुई है। ऐसे में देश ही नहीं, विदेशों से भी राम भक्तों का आना लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 1 महीना बीत चुका है और आज एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में गुजरात के दूसरे सबसे बड़े शिवधाम की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की गई। गुजरात के मेहसाणा में रबारी समाज के सबसे बड़े आस्था के केंद्र वालीनाथ धाम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पूरे रीति रिवाज के साथ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा किया गया। सोमनाथ के बाद गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शिवधाम। खत्म हुआ 14 साल का लंबा इंतजार। महाभारत काल से हो रही पूजा, पीएम मोदी ने की प्राण प्रतिष्ठा। पहले अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, फिर अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन, उसके बाद कल्की धाम का शिलान्यास और अब
गुजरात के मेहसाणा में रबारी समाज के सबसे बड़े आस्था के केंद्र वालीनाथ धाम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में ही संपन्न हुई। गुरुपुष्य अमृत सिद्धि योग में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हुआ। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी का काफिला जब मंदिर पहुंचा तो सड़क के दोनों तरफ भक्तों की लंबी कतार मौजूद थी, जिसके बाद पूरे रीति रिवाज के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम शुरू हुआ। इस मौके पर प्राचीन नागर शैली में बने इस भव्य और दिव्य मंदिर को फूलों से सजाया गया था। हर तरफ उत्साह और उत्सव का माहौल था। वालीनाथ महादेव मंदिर का निर्माण 1.45 लाख फीट क्षेत्र में किया गया है। मंदिर का निर्माण बंसी पहाड़पुर के पत्थरों से हुआ है। मंदिर की ऊंचाई 101 फीट, लंबाई 265 फीट और चौड़ाई 165 फीट है। मंदिर में 68 स्तंभ हैं। ये सोमनाथ मंदिर के बाद गुजरात में दूसरा सबसे बड़ा शिवधाम होगा। वालीनाथ महादेव मंदिर का निर्माण पुराने मंदिर के स्थान पर किया गया है। 900 साल पुराने इतिहास को समेटे वालीनाथ महादेव मंदिर के निर्माण में लगभग 14 साल लगे हैं। देश भर के शिव मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन शिवलिंग में होते हैं, लेकिन ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहां उनकी स्वयं मुखा मूर्ति भी मौजूद है। मान्यता है कि इस मंदिर में शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों को 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जितना फल मिलता है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको ऐसे समागम में हम लिए चलते हैं जो आदिवासी समाज से जुड़ा हुआ है। दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना में एक खास उत्सव इन दिनों आयोजित हो रहा है। दरअसल ये खास उत्सव यहाँ के मुलुगु में बड़ी ही आस्था और श्रद्धा के साथ कोया जनजाति के लोग मनाते हैं। तो चलिए उत्सव के रंग आपको दिखाते हैं। ऐसा समागम जहां जुटता है आदिवासी समाज। ऐसी सभा जो आदिवासियों की सबसे बड़ी सभाओं में से है एक। ऐसा उत्सव जिसे कहते हैं सम्मक्का सरलम्मा जतारा। तेलंगाना के मुलुगु में आदिवासी लोगों की ये बेहद अहम सभा है, जिसमें इस समाज के बच्चे, बड़े, बुजुर्ग अच्छी खासी संख्या में शरीक होने के लिए आजकल आ रहे हैं। तेलंगाना सरकार की तरफ से मेदाराम गांव में ये समक्का सरलम्मा जतारा उत्सव हर साल आयोजित किया जाता रहा है। ये हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार माघ महीने यानी फरवरी में मनाया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में यहाँ लोग श्रद्धा का भाव लेकर आते हैं। बताया जा रहा है कि समक्का सरलम्मा जतारा उत्सव कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, जो तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति की ओर से मनाया जाता है। कोया जनजाति तेलंगाना में सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति है। ये समुदाय तेलुगु भाषी राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। इसलिए इस उत्सव को यहाँ के मेदाराम इलाके में कोया विरासत की संस्कृति, रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार कोया आदिवासी पुजारी मनाते आए हैं। आपको बता दें कि इस उत्सव के पीछे का इतिहास 13वीं शताब्दी में कोया जनजाति के लोगों पर एक अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ एक मां और बेटी की लड़ाई से जुड़ा है। त्योहार के नाम समक्का सरलम्मा का नाम भी मां बेटी के नाम पर ही रखा गया है, जिसमें समक्का मां और सरलम्मा बेटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अब बात प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे की करते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे पे वाराणसी पहुंचने वाले हैं। इस मौके पे वो अपने संसदीय क्षेत्र को लगभग 14,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर काशी में भी जबरदस्त उत्साह है। सड़कें प्रधानमंत्री के पोस्टर से सजी हुई हैं। गंगा किनारे लोगों ने प्रधानमंत्री के पोस्टर के साथ गंगा आरती की। पूरी हो चुकी हैं तैयारियां। तैयार है विशाल पंडाल। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। काशी के लोगों को बेसब्री से है प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार। प्रधानमंत्री मोदी आज 2 दिनों के दौरे पर वाराणसी पहुंचने वाले हैं। काशी के लिए भी ये दौरा खास है क्योंकि प्रधानमंत्री यहां 14,000 करोड़ की लागत वाली 36 परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले ही काशी की जनता उनके स्वागत में जुट गई है। सिंधिया घाट पर आज लोगों ने प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ आरती की। आरती के बाद वेद पाठी बटुकों ने स्वस्ति वाचन किया। हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे भी लगे। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारी काशी नगरी में आ रहे हैं और जब काशी नगरी में वो आते हैं तो वह अरबों की सौगात हमारे काशी वासियों को देकर जाते हैं। प्रधानमंत्री जी का एकमात्र लक्ष्य है कि संकल्प से सिद्धि, और इसी सिद्धि को वह काशी सहित पूरे भारतवर्ष में प्राप्त करने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री आज रात करीब 9 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। काशी में कदम रखने के बाद पीएम रात में ही इलाके का दौरा कर सकते हैं। इसके बाद शुक्रवार को प्रधानमंत्री सबसे पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, जहां वो संसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देंगे। फिर शुक्रवार सुबह 11:15 बजे प्रधानमंत्री संत गुरु रविदास की जन्मस्थली पर पूजा और दर्शन करेंगे। अपने दौरे में पीएम मोदी वाराणसी में 14,000 करोड़ रुपए की सड़क समेत 36 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री अपने दौरे में वाराणसी में बनास डेयरी प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे। इस नए डेयरी प्लांट से पूर्वांचल के लगभग 1,346 गांवों में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इस डेयरी से जुड़े करीब 1 लाख लोगों को रोजगार की सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प था और पूर्वांचल में दूध क्रांति हो, यह कि महिला, किसान, पशुपालक उनके जीवन में आत्मनिर्भरता आए और रूरल इकोनॉमी में बहुत बड़ा बदलाव आए। इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए हमारा पूरा बनास परिवार रात दिन मेहनत कर रहा है। मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी इकोनॉमिकल क्रांति होगी। सामान्य परिवार में महिला का आर्थिक उत्थान होना, ये पूरे परिवार का उत्थान होगा। और महिला जो अगर आत्मनिर्भर बनी, गांव में ही वो दूध वहां पर गांव की समिति में वो भराएगी, वहां पर उनके मोबाइल में पैसा कितना हिसाब वो भी उनके अकाउंट में आएगा। काशी में प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद खास है। अगले महीने लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले पीएम का अपने संसदीय क्षेत्र में ये आखिरी दौरा हो सकता है। काशी के लोगों को भी उम्मीद है कि इस दौरे में प्रधानमंत्री जनता को खुशहाली की नई सौगात देंगे। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आज से एशिया की सबसे बड़ी परीक्षा का शुभारंभ हो गया है। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं का आज पहला दिन था। इस साल योगी सरकार ने नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। यूपी बोर्ड की ओर से पहली बार बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज में कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके अलावा सभी 5 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी इसी तरह के कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिन्हें मुख्यालय के कमांड एंड कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। पहली बार परीक्षाओं में शिक्षकों को बारकोड युक्त आईडी कार्ड दिए गए हैं, जिससे फर्जी कक्ष निरीक्षकों को रोका जा सके। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से शुरू हुई हैं। इस बार नकल रोकने के लिए
यूपी बोर्ड ने पहले से ज्यादा कड़े कदम उठाए हैं। शिक्षकों के पहली बार बारकोड युक्त आई कार्ड बनाया गया है और इसके साथ ही स्टूडेंट्स पर भी मॉनिटरिंग के लिए कई स्तर की मॉनिटरिंग हो रही है, जिसमें लखनऊ से भी मॉनिटरिंग हो रही है और हर जिले में मॉनिटरिंग हो रही है। आप लोगों का जो इस बार बारकोड युक्त हम देख रहे हैं कि ये आई कार्ड बना हुआ है, क्योंकि ये शिकायत माध्यमिक शिक्षा परिषद को मिलती थी अक्सर कि जो फर्जी कक्ष निरीक्षक हैं वो भी हो जाते थे और आप लोगों को भी एक तरह से कुछ लोग ऐसा करते थे, लेकिन सवाल उठते थे यूपी बोर्ड पर। ये आप अच्छा कदम मानते हैं? देखिए, परिचय पत्र तो हर बार बनते थे और हमारी समझ से उचित व्यक्ति ही कक्ष निरीक्षण करता था। ये तो अब क्या कहें, बारकोड वाला इस बार पहली बारकोड थोड़ी सी और उसकी वैलिडिटी अच्छा, जिस तरह से टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है खासतौर पर, वो भी एक अहम बात है। सर, जिस तरह से ये परीक्षा हो रही है इस बार भी बहुत ज्यादा नजर इस पर रखी जा रही है और पिछले साल ऐसा हुआ था जब कोई पेपर कैंसिल नहीं करना पड़ा था और ऐसा यूपी बोर्ड के इतिहास में 27 साल बाद ऐसा मौका आया था। इस बार लग रहा है सब कुछ ठीक। और पहले दिन की व्यवस्था कैसी? नहीं, पहले दिन की व्यवस्था बहुत अच्छी रही है और इस बार भी नकल विहीन ही परीक्षा हो रही है और होती रहेगी। यूपी में बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, तो इस पढ़ाई लिखाई से अलग मनोरंजन के लिए राजस्थान के जैसलमेर में मरु महोत्सव शुरू हो गया है। मेले में लोक तरंगों के अलावा राजस्थानी संस्कृति की झलक भी देखी जा सकती है। महोत्सव का आगाज भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ और स्वर लहरियों ने वाद्य यंत्रों के साथ लोकगीत गाकर माहौल खुशनुमा कर दिया। रेत पर सबसे बड़े महोत्सव का शुभारंभ परमाणु नगरी पोखरण में हो गया है। पोखरण के विधायक ने आकाश में गुब्बारे उड़ाकर भव्य शोभा यात्रा के साथ इस मरु महोत्सव का भव्य आगाज किया। साथ ही राजस्थानी गीतों की धुनों पर स्वर लहरियां बिखरी। लोक वाद्यों के जरिए कलाकारों के कई समूहों ने आकर्षक लोक नृत्य प्रस्तुत किए। इस महोत्सव के दौरान आयोजित की गई प्रतियोगिताएं भी बहुत ही रोचक रहीं, जिन्होंने दर्शकों का मन मोह लिया। जैसे साफा बांधो प्रतियोगिता ने बेहद लुभाया। इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए प्रतिभागियों ने 2.5 मिनट में अच्छी तरह से साफा बांधने का कमाल दिखाया। 4 दिनों तक चलने वाले मरु महोत्सव के चलते पूरे जैसलमेर में धूम है। सभी पर्यटक यहाँ पधारे हैं। हमने आज जो पूरा इवेंट रखा है दिन का, साफा बांधने का कंपटीशन है, मिस डेजर्ट भी है, मिस्टर डेजर्ट भी है। सभी प्रतियोगिता में भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शाम को पधारें आप सब। सभी का सहयोग रहा है। इसके अंदर प्रशासन ने जो भी तैयारियाँ करी हैं वो काफ़ी समय से लगे हुए थे हम लोग, तो उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा हो। पुलिस ने भी सुरक्षा के भरपूर इंतजाम किए हैं ताकि लोगों को मरु महोत्सव में कोई दिक्कत न हो। व्यवस्थाएं की हैं, एक RSG कंपनी में लगाई, एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाया है और सभी स्थलों पर हमने पर्याप्त जाब्ता लगाया है। प्रशासन से हमारी डिटेल डिस्कशन हो गया है, रेंज से और भी एक्स्ट्रा जाब्ता मिला है। मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, ट्रैफिक व्यवस्था का ध्यान रखें और पूरे इस महोत्सव को बाहर से आने वाले पर्यटक और यहाँ के जो निवासी है एंजॉय करें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और कुछ समस्या आती है तो हमें बिल्कुल संपर्क करें। डेजर्ट फेस्टिवल के चलते स्वर्ण नगरी जैसलमेर दुल्हन की तरह सजाई गई है। शहर के चौराहों की सजावट के साथ ही ऐतिहासिक स्थलों पर रंग बिरंगी रोशनी की गई। देसी विदेशी सैलानियों में भी मरु महोत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। विमल भाटिया, जैसलमेर, गुड न्यूज टुडे। और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्कूली बच्चों ने स्पेस ऑन व्हील्स के आयोजन के जरिए स्पेस को जाना। इसके तहत एक बस यहां पर लाई गई जिसमें अंतरिक्ष के तमाम मॉडल्स का बच्चों ने निरीक्षण किया। ये कार्यक्रम यहां इसरो ने आयोजित किया था। जी हां, देखिए, शहर के 15 अलग अलग स्कूलों के छात्रों ने इस बस के मॉडल्स का निरीक्षण किया। नई पीढ़ी के बीच में अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में जागरूकता पैदा करने के मकसद से इस बस को तैयार किया गया है। इन तस्वीरों में आप जो बस देख रहे हैं वो कोई साधारण बस नहीं बल्कि इसरो की स्पेस ऑन व्हील्स है, जो बच्चों को अंतरिक्ष की महायात्रा कराती है।
महाराष्ट्र के चंद्रपुर में इसरो ने इस स्पेस ऑन व्हील्स का आयोजन किया, जिसके लिए इसरो ने एक ऐसी बस बनाई जिसमें गगनयान, मंगलयान, चंद्रयान समेत अंतरिक्ष की कई झांकियां बनाई गई हैं, ताकि अंतरिक्ष की पढ़ाई करने वाले छात्रों को आसानी हो सके। ये बस सभी स्कूलों में जाकर छात्रों को अंतरिक्ष के बारे में जानकारी देती है। आज हमारे साथ स्पेस ऑन व्हील्स एसोसिएशन इसरो के साथ हुआ है और उसके लिए हम बहुत ही खुश हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को, कितने सारे क्यूरियस माइंड्स, छोटे छोटे बच्चों को कितना कुछ सीखने को मिला है। ना कि हम ही सिर्फ बड़े लोग, बट हमारे टीचर्स भी बहुत इंस्पायर्ड है, क्योंकि हमें पता चला कि इसरो ने क्या क्या चीज़ें किए हैं और क्या क्या बेनिफिट्स उसके हमें मिले हैं। सभी बच्चों को ये बताया कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 की खासियत क्या है, उनसे बेनिफिट्स क्या हुए हैं। शहर के 15 अलग अलग स्कूलों के छात्रों ने इस बस के मॉडलों का निरीक्षण किया और अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए करियर पर अपनी जिज्ञासा का समाधान भी पाया। नई पीढ़ी के बीच अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से इस बस को यहाँ लाया गया, ताकि बच्चों की इसमें रुचि बढ़े। विकास राजूरकर, चंद्रपुर, गुड न्यूज टुडे। देखिए, किसी ने कहा है कि तीर से डर काहे का, बन निडर तू, हार से भय काहे का, बस तू मंजिल की तरफ बढ़ता चला जा। और इसीलिए जिंदगी का नाम संघर्ष ही है। बहादुरी के साथ आगे बढ़ते हुए जिंदगी को हंसते हुए जीना चाहिए। जी हाँ, देखिए, जिंदगी में अंधेरा भी आए तो उत्साह की रोशनी जला लीजिए, मुश्किल आए तो भी मुस्कुराकर लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जिंदगी में निडरता के साथ सही दिशा में कदम बढ़ाते रहिए। आज नहीं तो कल कामयाबी जरूर मिलेगी। कल हम भी मिलेंगे चाय पर।